हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा तिवारी स्टडी मोटिवेशन। आज का हम लोगों का चौथा पार्ट है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स का। ओके, तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स का आज हम लोग चौथे पार्ट में द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के बारे में अच्छे से कवर करेंगे। ओके, तो थोड़ा हम लोग अपने इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम लोग अपना बैक पोर्शन रिवाइज कर लेते हैं। कल के डेट में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था कि जो हम लोगों का ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स है, जो कि हम लोग का नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होके एल्वुलाई तक का पूरा कनेक्ट होता है। कहने का मतलब आपका नॉस्ट्रिल से स्टार्ट लेके जो स्टेप वाइज स्टेप ऑर्गन्स हैं एंड लास्ट में आपका क्या आया था, एल्वुलाई। तो यहाँ तक के सारे ऑर्गन्स को हमने देखा था कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स में इन सारे ऑर्गन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ओके, कौन कौन सा? एक तो था कंडक्टिंग पार्ट और एक था आपका एक्सचेंजिंग पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट में आपके बेसिकली कौन कौन से ऑर्गन्स आते थे? आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, फिर आपका फेरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आपका ट्रैकिया के बाद आपका ट्रैकिया का जो सब फर्दर डिवीजन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकियाई, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ब्रोंकियाई के बाद ब्रोंकियोल्स एंड देन आपका आता था क्या, एल्वुलाई। ओके, तो यहाँ तक के पार्ट में आपका एल्वुलाई वाले पार्ट को छोड़ के, एल्वुलाई वाला जो भी पार्ट है, एल्वुलाई सर्क, एल्वुलाई डक्ट एंड एल्वुलाई, तो एल्वुलाई वाले पार्ट को छोड़ के और जितने भी पार्ट आपके आ रहे हैं वो सारे के सारे आपके कंडक्टिंग पार्ट में इन्वॉल्व थे। ओके, और आपके एल्वुलाई का जो पार्ट है स्पेशली जिसमें आपकी गैसें स्टोर होती हैं और यहीं से आपकी गैसें आपके सेल्स एंड टिश्यूज को ट्रांसफर होती हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर वाले पार्ट में रखा गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिंग। उसको तो कंडक्टिंग पार्ट में रखा गया, जो कि कंडक्टिंग पार्ट का मतलब केवल पैसेज प्रोवाइड करता है आपकी एयर्स को अंदर जाने के लिए। बट यहाँ पे आपकी गैसें जो है, एल्वुलाई एक आपका ऐसा ऑर्गन्स है जहाँ पे आपकी गैसें, चाहे वो CO2 हो एंड चाहे वो O2 हो, यहीं पे वो स्टोर होती है एंड यहीं से वो आपके अदर सेल्स एंड टिश्यूज के पास ट्रांसफर होती, एक्सचेंज होती हैं। तो इसीलिए बेटा एल्वुलाई वाले पार्ट को ही हम लोग किस में रखते हैं, एक्सचेंजिंग पार्ट में। ओके, तो यहाँ तक का कल हम लोगों ने स्टडी किया। हमारा जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स है इसमें मेनली 2 पार्ट, एक कंडक्टिंग पार्ट एंड एक आपका क्या था, एक्सचेंजिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट में आपके नॉस्ट्रिल्स से लेके आपके क्या कहते हैं, ब्रोंकियाई का जो फर्दर डिवीजन है, कहने का मतलब एल्वुलाई को छोड़ के, ठीक, एल्वुलाई को केवल छोड़ के जितने भी आपके ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स में वो आपके कंडक्टिंग पार्ट में आता है बेटा। एंड कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या होता है, केवल ये गैसों को आने और जाने के लिए पैसेज प्रोवाइड करता है। और आपका जो एक्सचेंजिंग पार्ट है, इट इज ए हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेज ऑफ अदर सेल्स एंड टिश्यूज बाय ब्लड वेसल्स। ओके, तो यहाँ तक का कल हम लोगों ने कवर किया था। अब आज के डेट में हम लोग जो अपना ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स है जिसमें हमने अपना नॉस्ट्रिल से लेके एल्वुलाई तक का देखा, इसके बाद आपका जो लंग्स है, लंग्स ही तो आपका क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है फॉर द रिस्पायरेटरी सिस्टम्स। ओके, आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स क्या, लंग्स ही तो है, क्योंकि आपका जो क्या कहते हैं, ट्रैकिया जिसको हम लोग वाइंड पाइप कहते हैं, इसका जो डिवीजन हुआ है वो आपके लंग्स के अंदर ही होता है। तो उसका डिवीजन की प्रोसेस जो चल रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड देन ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स एंड देन एल्वुलाई, एल्वुलाई के एल्वुलाई सैक एंड एल्वुलाई डक्ट, ये सारी आपका स्टेप बाय स्टेप जो भी है फंक्शन वो आपका किसमें है, लंग्स के अंदर है। तो हम लोग लंग्स के बारे में पूरा अच्छे से आज कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स, आज हम लोग लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो हमने यहाँ पे डाला हुआ भी है, पार्ट 4 है। आज हम लोग का क्या है, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स में पार्ट 4 है। ठीक, तो हम लोग आज के डेट में केवल लंग्स के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लंग्स क्या है, ह्यूमन्स हैव 2 लंग्स, ह्यूमन्स के पास 2 लंग्स होते हैं विच आर सिचुएटेड विद द थोरैसिक कैविटी, जो कि ह्यूमन के थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ह्यूमन बींग्स के पास
टू लंग्स होते हैं जो कि थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। अब ये थोरेसिक कैविटी क्या होता है, जो बच्चे हमारा अभी आज पहला क्लास अगर लगा रहे तो उनको नहीं समझ में आएगा, और जो बच्चे हमारे रेगुलर पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप हमारे क्लासेस को अटेंड करते हैं तो उनको समझ में आ रहा होगा कि ये थोरेसिक कैविटी होता क्या है। ठीक है, देखो हम यहाँ पे भी बता दे रहे हैं बेसिकली थोरेसिक कैविटी होता क्या है। आपका जो बॉडी है, बॉडी में डायाफ्राम प्रेजेंट है तो सबको पता है। तो जो आपकी बॉडी है, पूरी बॉडी क्या है, कुछ नहीं, ये आपका एक हालो ड्रम की तरह होता है जिसमें सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब इस ड्रम को टू पार्ट में डिवाइड करने वाला एक मसल्स की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। ठीक, तो जो डायाफ्राम के ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम लोग थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, एंड जो डायाफ्राम के नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो कहने का मतलब ह्यूमन बींग्स में टू लंग्स होते हैं जो कि थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। अब ये थोरेसिक कैविटी क्या है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। थोरेसिक कैविटी क्या है, इट इज द अपर पार्ट ऑफ द डायाफ्राम। डायाफ्राम के अपर पार्ट जो है उसी को हम लोग थोरेसिक कैविटी कहते हैं, जहां पे आपके दोनों लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो यहाँ तक की बात हो गई थोरेसिक कैविटी। ऑफ द चेस्ट आपके दे आर सॉफ्ट स्पंज एंड इलास्टिक ऑर्गेन्स। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जो आपके लंग्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी होते हैं, एंड इलास्टिक ऑर्गेन्स होता है आपका जो लंग्स है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि हम लोग के पास दो लंग्स हैं जो कि हम लोग के थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, और ये लंग्स बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी होते हैं एंड इलास्टिक होते हैं, इनक्लोज्ड इन ए थिन मेम्ब्रेनस सैक। और अपना ये जो लंग्स है ये एक थिन मेम्ब्रेनस सैक में इंक्लूज्ड होता है। इंक्लूज्ड का मतलब होता है बंद होता है, कहने का मतलब हम लोग का लंग्स है, लंग्स एक थिन मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर में बंद रहता है, इंक्लोज्ड रहता है, दैट इज कॉल्ड प्लूरा, जिसको हम लोग प्लूरा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्लूरा क्या है, पूछा जाता है कि व्हाट इज प्लूरा, तो ये क्या कहोगे, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द लंग्स। लंग्स की जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, जो लंग्स है आपके, लंग्स जिस आउटर कवरिंग के अंदर प्रेजेंट है, मतलब कहने का जिस आउटर कवरिंग से वो इंक्लूज्ड है, बंद है, उसी को ही प्लूरा बोला जाता है। तो वही देखो हमने एकदम क्लियरली यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा है कि फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। Humans have a two lungs, ह्यूमन के पास टू लंग्स होते हैं, विच आर सिचुएटेड विद द थोरेसिक कैविटी, जो कि थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर सॉफ्ट स्पंजी एंड इलास्टिक ऑर्गेन्स। लंग्स बेसिकली आपका बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी एंड इलास्टिक ऑर्गेन्स होता है, एंड इंक्लूज्ड इन ए थिन मेम्ब्रेनस सैक, जो कि एक थिन का मतलब पतला होता है ना, पतली मेम्ब्रेनस सैक। सैक का मतलब क्या होता है, सैक वर्ड जहाँ पे भी हो उसका मतलब थैलेनुमा संरचना से रिलेटेड है। ठीक है, तो सैक का मतलब ये थिन पतली झिल्ली के, मतलब झिल्ली आपका क्या होता है, पॉलीथीन, बेसिकली बहुत ही पतली होती है, थिन होती है ना, तो उसी की तरह ही ये थिन मेम्ब्रेनस सैक में आपका लंग्स जो है वो क्या होता है, इंक्लूज्ड होता है। इंक्लूज का मतलब उसमें उपस्थित होता है, या आप कह सकते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग प्लूरा कहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों देख लें, सही बन रहा है बच्चा। ओके, तो हमने यहाँ तक देखा, अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। लंग्स हैव ए प्रेजेंट मैनी सब डिवाइडेड पार्ट्स। जैसे कि आपको पता है कि लंग्स में आपकी जो सारी सब डिवीजन पार्ट है किसका, आपकी ट्रैकिया का। ट्रैकिया क्या है, वाइंड पाइप। ट्रैकिया का सबसे पहले जो डिवीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकियाई। फिर ब्रोंकियाई का डिवीजन होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनिशियली ब्रोंकियाई। फिर ब्रोंकियाई के बाद ब्रोंकियोल्स बनता है, एंड ब्रोंकियोल्स के बाद आपका एल्वुलाई डक्ट, एल्वुलाई सैक, एंड देन आपका क्या बनता है, एल्वुलाई। ठीक है, तो ये सारी जो आपका स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर बन रहा है, नेटवर्किंग लाइक जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो आपके लंग्स के अंदर सारा का सारा बन रहा है ना, तो लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि इसका सब डिवाइडेड पार्ट सच एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ब्रोंकियाई, विच आर अगेन एंड अगेन डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोल्स एंड देन एल्वुलाई। तो नेक्स्ट स्टेप हमने वही लिखा हुआ है। ठीक, तो सेकंड आपका क्या हुआ, आपने क्या समझा कि जो हमारा लंग्स है, लंग्स में उनका फर्दर अगेन एंड अगेन डिवीजन होता रहता है। ये प्रोसेस जो है, ये स्ट्रक्चरल प्रोसेस जो है वो इनसाइड ऑफ द लंग्स के अंदर ही होता है। ठीक है, तो सेकंड आपका ये था। नेक्स्ट है बेटा आपका
कि आपका जो द स्टडी ऑफ लंग्स स्ट्रक्चर फंक्शन एंड डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द लंग्स दैट इज आल्सो नोन एज पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पल्मोनोलॉजी क्या होता है? पल्मोनोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ द हार्ट। अब हार्ट का जो स्टडी किया जाता है बेसिकली हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में, तो बेसिकली जो हार्ट के बारे में स्टडी किया जाता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पल्मोनोलॉजी। वही हमने लिखा हुआ है। देखो कई बार टर्म यूज होता है क्या? पल्मोनरी वेसल्स, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स। तो पल्मोनरी ब्लड वेसल्स की मतलब ऐसी ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को आपके लंग्स से लेके आ रही है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? पल्मोनरी ब्लड वेसल्स। तो आपका हमने कई बार बताया है कि फिजियोलॉजी में कई टर्म्स ऐसे हैं जो कि आपको एकदम माइंड में सेटअप कर लेना है कि इसका मतलब यही है। ठीक, अब जैसे जहाँ पे आपको पल्मोनरी वेसल्स, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स मिले तो इसका मतलब वो आपके लंग्स की ब्लड वेसल्स से रिलेटेड है। तो पल्मोनोलॉजी क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ द लंग्स। लंग्स की जो स्टडी किया जाता है वही यहाँ पे देखो हमने लिखा द स्टडी ऑफ लंग स्ट्रक्चर फंक्शन एंड डिसऑर्डर। जो हम लोग लंग्स की बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, उनके डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडी करते हैं, डिसऑर्डर्स की वजह से जो डिजीज कॉज होते हैं उनके बारे में जो स्टडी किया जाता है, सब मिला जुला के जो लंग्स के बारे में स्पेशली स्टडी किया जाता है उसी को बोलते हैं पल्मोनोलॉजी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोगों का क्या था? लंग्स का जो बेसिक चीजें थी वो हमने देख लिया। क्या क्या देखा हम लोगों ने, एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करते हैं कि ह्यूमंस के पास 2 लंग्स होती हैं जो कि एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, और ये लंग्स जो है एक थिन मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर से कवर होती हैं जिसको प्लूरा कहते हैं। ये प्लूरा टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार मिलने वाला है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम्स के चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वर्ड टू वर्ड जो हम आपको डिकोड कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से उसे आप नोट्स बनाओ एंड बहुत ही अच्छे से उसे गेन करो। ठीक है, तो प्लूरा क्या है? ये आपकी मेम्ब्रेन है। किसकी मेम्ब्रेन है? आपके लंग्स की। ठीक, एंड नेक्स्ट हमने आपको बताया कि आपका जो क्या कहते हैं लंग्स होता है, लंग्स के अंदर जो है बहुत सारी नेटवर्किंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सब डिवीजन पार्ट ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया का ही सब डिवीजन पार्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा बच्चा कि जो हम लोग लंग्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं? पल्मोनोलॉजी। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन कंपोजिशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द लंग्स रिलेटेड टू द लंग्स दैट इज आल्सो कॉल्ड पल्मोनोलॉजी। हमने यहीं पे आपको एक टर्म ये बताया बच्चा कि जो पल्मोनोलॉजी है, पल्मोनोलॉजी क्या है? बेसिकली द स्टडी ऑफ लंग्स, और कुछ नहीं। अगर आपको मिल जाए पल्मोनरी ब्लड वेसल्स, तो पल्मोनरी ब्लड वेसल्स का मतलब ये है कि जो ब्लड वेसल्स आपकी लंग्स से रिलेटेड है या लंग्स से आ रही हैं, लंग्स से चीजों को लाके सेल्स एंड टिश्यूज को ट्रांसफर कर रही है, तो उसे बोलेंगे पल्मोनरी ब्लड वेसल्स। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। लंग्स का स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली? ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है एंड आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही हम सब कुछ कवर कर रहे हैं। सारे बच्चे एकदम ईमानदारी से जो भी हम नोट्स करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं आप लोगों के लिए, उसको आप अच्छे से बनाओगे एंड हम आपसे प्रॉमिस करते हैं आप अगर हमारे अकॉर्डिंग बनाए गए शॉर्ट नोट्स स्टडी कर रहे हो तो कम समय में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो आप अपने पूरे चैप्टर्स का, जो भी चैप्टर्स हम कवर करवाएंगे। ओके, कहने का मतलब अगर उस टॉपिक से आपसे कोई कुछ भी पूछ ले या किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आप बैठ रहे हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो आगे हम लोग अपना देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स की बात करें, ठीक है, तो ये जो हमने बनाया हुआ ये बेटा आपका डायाफ्राम है। ये क्या है? डायाफ्राम। हमने डायाफ्राम लिखा नहीं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये आपका डायाफ्राम है। डी लिख देना, समझ जाना है, डी मतलब डायाफ्राम। ओके, अब देख लो डायाफ्राम के ऊपर आपका प्रेजेंट है क्या? लंग्स। 2 लंग्स है ना, 2 लंग्स अभी हमने पढ़ा कि हम लोग के पास कितने लंग्स होते हैं? 2 लंग्स होते हैं। अब ये आपका डायाफ्राम है जो कि डायाफ्राम के ऊपर वाली कैविटी में आपका प्रेजेंट है क्या? लंग्स। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं लंग्स। ठीक है, तो ये देखो ये आपका थोरैसिक कैविटी हमने मार्क्स किया हुआ है। ये आपका क्या हुआ? थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी के अंदर आपका प्रेजेंट है दोनों लंग्स।
ठीक है ना। अब देखो, अब आपके लंग्स को दो मेम्ब्रेन कवर करती है। ध्यान देना, आपकी जो लंग्स है, लंग्स को दो मेम्ब्रेन कवर करती है। एक तो अंदर से कवर करती है और एक बाहर से कवर करती है। तो सबसे पहले तो आपका थोरैसिक कैविटी हो गया। आई होप थोरैसिक कैविटी सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। एंड देन ये आपका क्या है, ये आपका लेफ्ट लंग। अगर सपोज हमें ले लो तो ये हमारा इधर का जो है वो क्या है, लेफ्ट लंग, और इधर का क्या है, राइट लंग। ओके, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। तो लेफ्ट लंग में ये जो आपका लेफ्ट लंग है, तो हम लोग पहले इसकी बात करते हैं। देखो, ये जो हमने ये आपकी बेसिकली लंग्स है। ओके, एंड लंग्स की ये जो रेड वाली लाइनिंग से हमने मार्क्स किया हुआ है, रेड वाली लाइनिंग से जो कवर किया हुआ है, या जो आपकी इस लंग्स की रेड वाली लाइन से जो हमने कवरिंग किया हुआ है, उसे बोलते हैं पेराइटल प्लूरल। ठीक, क्या बोलेंगे, पेराइटल प्लूरल। ये देखो हमने क्या लिखा हुआ है, पेराइटल प्लूरल। कहने का मतलब आपकी लंग्स की जो आउटर कवरिंग है उसे बोलेंगे क्या, पेराइटल प्लूरल। और आप देख रहे हो पेराइटल प्लूरल जो है आपका वो किसके कांटेक्ट में है, थोरैसिक कैविटी के कांटेक्ट में है। किसके कांटेक्ट में है, थोरैसिक कैविटी में। तो आप कह सकते हो कि पेराइटल प्लूरल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द या आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स विच डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक कैविटी, जो कि आपके थोरैसिक कैविटी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। कौन सा, पेराइटल प्लूरल, जो कि हमने रेड पेन से मार्क्स किया हुआ है। ओके, एंड देन ये आपका जो हमने ब्लैक पेन से मार्क्स किया हुआ है बच्चा, ये देखो, ये जो हमने ब्लैक पेन से मार्क्स किया हुआ वो है आपका विस्सीरल प्लूरल। क्या है ये, विस्सीरल प्लूरल। अब देखो विस्सीरल वर्ड यहाँ पे आ गया ना, तो विस्सीरल का मतलब वही होता है इनर। विस्सीरल का मतलब क्या होता है, इनर। जैसे हमने आपको बताया ना विस्सीरल ऑर्गन्स, विस्सीरल ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है, आपके इनसाइड ऑफ द प्रेजेंट ह्यूमन बॉडी जो ऑर्गन्स होते हैं, विस्सीरल का मतलब ही होता है इनर। ठीक है, अंदर की तरफ। तो विस्सीरल प्लूरल ये आपकी इनर प्लूरल है। एक तो आउटर प्लूरल होगा जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, पेराइटल प्लूरल, जो कि आपके थोरैसिक कैविटी से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। एंड जो विस्सीरल प्लूरल है ये आपके हार्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है। विस्सीरल का मतलब होता है इनर। ओके, तो देखो विस्सीरल प्लूरल जो कि किसके कांटेक्ट में, डायरेक्टली आपके हार्ट के कांटेक्ट में रहती है विस्सीरल प्लूरल। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है जो हम समझा रहे हैं। अब देखो अभी तक हमने क्या बात किया, कुछ नहीं, हमारा लंग्स जो है वो थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है। लंग्स को दो मेम्ब्रेन कवर किए हुए हैं, एक अंदर से कवर किए हुए हैं और एक बाहर से कवर किए हुए हैं। जो मेम्ब्रेन लंग्स को बाहर से कवर किए हुए हैं उसको बोलते हैं पेराइटल प्लूरल, और पेराइटल प्लूरल जो है वो थोरैसिक कैविटी के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है। एंड जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, जो अंदर वाली कवर किए हुए है लंग्स को मेम्ब्रेन, उसे हम लोग बोलते हैं विस्सीरल प्लूरल। विस्सीरल का मतलब ही होता है इनर। जैसे विस्सीरल ऑर्गन्स आपका बोल दिया जाए, लंग्स हो गया, स्टोमक हो गया, तो ये सब आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है ना, तो उसे हम लोग विस्सीरल ऑर्गन कहते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे विस्सीरल प्लूरल है। विस्सीरल प्लूरल का मतलब ये जो है आपकी लंग्स को अंदर से कवर किए हुए है। तो जो मेम्ब्रेन आपकी लंग्स को अंदर से कवर किए हुए है उसे बोलते हैं विस्सीरल प्लूरल। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि विस्सीरल प्लूरल इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द lungs and parietal pleural is direct contact with the thoracic cavity. Okay, अब समझो आपका विस्सीरल प्लूरल एंड आपके वो क्या कहते हैं पेराइटल प्लूरल। पेराइटल प्लूरल आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स, विस्सीरल प्लूरल इनर मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स। इन दोनों के बीच में आपका लंग्स जो है वो इंक्लूज होता है, बंद रहता है। अब देखो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में लिक्विड लाइक सब्सटेंस भरा हुआ रहता है। आई होप जो हम समझा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो कहने का मतलब जो आपकी लंग्स की मेम्ब्रेन है, लंग्स आपकी दो मेम्ब्रेन से कवर होती है, आउटर एंड इनर। आउटर को क्या कहेंगे, प्लूरल मेम्ब्रेन, एंड इनर को क्या कहेंगे, विस्सीरल मेम्ब्रेन। अब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में लिक्विड लाइक सब्सटेंस भरा हुआ होता है। लिक्विड लाइक सब्सटेंस समझ रहे हो ना, तरल पदार्थ, चिपचिपा तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। इस चिपचिपे तरल पदार्थ को बच्चों कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या कहा जाता है, प्लूरल फ्लूइड, जो कि देखो हमने ब्लू पेन से मार्क्स किया हुआ है और इसको देखो यहाँ पे समझाया हुआ है प्लूरल फ्लूइड। तो ये प्लूरल फ्लूइड क्या होता है, बेसिकली ये आपके लंग्स को
प्रोटेक्शन का काम करती है। अभी बताएंगे कि इसका डिटेल क्या होता है प्लूरल फ्लूइड, बट अभी इतना जानते रहो कि प्लूरल फ्लूइड जो है प्रेजेंट कहाँ होता है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द आउटर कवरिंग एंड इनर कवरिंग ऑफ द लंग्स मेम्ब्रेन्स। ओके, कहने का मतलब आपका जो आउटर मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेराइटल मेम्ब्रेन। देख रहे हो, देखो यहाँ पे फिगर में देखो, रेड पेन से जो मार्क्स किया पेराइटल प्लूरल और ब्लैक पेन से जो है वो है विसीरल प्लूरल। ठीक है, पेराइटल प्लूरल डायरेक्ट कांटेक्ट किसके कांटेक्ट में रहेगा, थोरैसिक कैविटी के, और आपका विसीरल प्लूरल डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा किसके, लंग्स के। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में देख रहे हो जो हमने ब्लू पेन से लिक्विड लाइक सब्सटेंस को फिल किया हुआ है, देखो इसमें वो क्या है, प्लूरल फ्लूइड। ठीक, तो ये तो था आपकी मेम्ब्रेन, लंग्स की मेम्ब्रेन्स के बारे में। हम आपको इतना डिटेल एंड बार बार इसलिए बता रहे हैं बेटा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया तो आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग नहीं समझ में आने वाला है। ओके, तो हम जो कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे हो ना, तो इसीलिए हम इतना डिटेल में एंड स्टेप बाय स्टेप बार बार आपको अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक, तो हमने बात कर ली मेम्ब्रेन के बारे में बेसिकली। क्या अभी तक रिवाइज, फिर से रिवाइज करते हैं। चलो, मेम्ब्रेन, अगर हम लोग लंग्स की मेम्ब्रेन की बात करें तो मेनली कितने लंग्स में कितनी मेम्ब्रेन है, दो, एक आउटर और एक इनर। ओके, आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोल देते हैं, पेराइटल प्लूरल, और जो इनर वाली मेम्ब्रेन है उसे क्या बोल देते हैं, विसीरल प्लूरल। ओके, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में कुछ जेली लाइक सब्सटेंस, लिक्विड लाइक सब्सटेंस फिल होता है जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लूरल फ्लूइड। ओके, अब देखो प्लूरल वर्ड बार बार आ रहा है। प्लूरल क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। हमने आपको अभी यहीं पे बताया कि प्लूरल क्या है। आपका जो दोनों लंग्स हैं वो एक थिन सैक लाइक स्ट्रक्चरल में इंक्लूज्ड होता है। ठीक है ना, थिन सैक लाइक मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चरल में, थिन मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चरल में आपके लंग्स जो हैं बंद होते हैं, उसी में प्रेजेंट होते हैं उसी के अंदर, तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, प्लूरल। ओके, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखो बच्चों, अब यहाँ पे देख रहे हो आप, ये जो आपका लंग्स है, लेफ्ट लंग्स है, लेफ्ट लंग्स में देख लो एक पार्ट में डिवाइड हमने किया हुआ, डिवीजन डाल दिए ना, इसको बोलेंगे ऑब्लिक फिजर। फिजर का मतलब ही होता है डिवीजन करना, किसी भी चीज को पार्ट में डिवाइड कर देना, तो इसको बोलेंगे ऑब्लिक फिजर। एंड आपका जो राइट लंग्स है इसको, इसमें दो फिजर होते हैं, ध्यान देना। आपके लंग्स में जो लेफ्ट लंग्स है उसमें एक ही फिजर होता है जिससे बोलेंगे ऑब्लिक फिजर। ठीक है, एंड जो आपका राइट लंग्स है इसमें दो फिजर होते हैं, एक होता है हॉरिजेंटल फिजर और एक होता है ऑब्लिक फिजर। तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स हो गया। एंड थोड़ा हम लोग जो इसके मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़े हैं, अभी हमने आपको जो बताया वही हमने सेम टू सेम जो अभी हमने आपको डिस्क्राइब किया अच्छे से, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं बच्चों। अगर हम लोग बात करें, नेम द मेम्ब्रेन्स कवरिंग द लंग्स। ओके, नेम द मेम्ब्रेन्स कवरिंग द लंग्स। द मेम्ब्रेन्स कवरिंग द लंग्स आर आल्सो नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इतना डीपली कोई नहीं बताने वाला बच्चों आपको। ठीक है ना, जितना हम आपको बता रहे हैं एंड इजी वे में शॉर्ट नोट के साथ। ठीक है, तो जितना हम आप लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप भी बिल्कुल ईमानदारी से अपनी स्टडी पे फोकस करोगे। ओके, देखो, द मेम्ब्रेन्स कवरिंग द लंग्स, लंग्स की जो कवरिंग मेम्ब्रेन है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। ओके, यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन लिख दिया। एंड नेक्स्ट देखो, प्लूरल मेम्ब्रेन्स आर डिवाइडेड द आउटर प्लूरल। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन्स जो है वो डिवाइड हो जाता है टू पार्ट में। आउटर प्लूरल जिसको हम लोग पेराइटल प्लूरल कहेंगे, दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द थोरैसिक कैविटी, जो कि डायरेक्टली अटैच्ड होता है थोरैसिक कैविटी से। ओके, एंड नेक्स्ट द इनर प्लूरल, विसीरल प्लूरल। इनर प्लूरल को हम लोग क्या बोलेंगे, विसीरल प्लूरल। अब प्लूरल वर्ड आपको बार बार मिलेगा इस चैप्टर में, हमेशा मिलने वाला प्लूरल। तो प्लूरल कुछ नहीं है, ये मेम्ब्रेन है आपकी लंग्स की, जो कि लंग्स को कवर किए हुए है, इसी में लंग्स आपका इंक्लूज्ड रहता है। बार बार हम समझा रहे हैं, प्लूरल क्या है, इट इज ए मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। ठीक है, तो इनर प्लूरल जो जिसको हम लोग विसीरल प्लूरल कहेंगे, विच कवर्स द लंग्स एंड एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर, वही है कि जो आपके लंग्स को इंक्लूड किए हुए हैं एंड ये जो होता है डायरेक्टली कांटेक्ट रहता है आपके लंग्स के। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया।
लंग्स के बारे में, लंग्स का हम लोगों ने स्ट्रक्चर डिटेल में देख लिया, लंग्स का स्ट्रक्चर, लंग्स के मेम्ब्रेन्स के बारे में हम लोगों ने स्ट्रक्चर डिटेल देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग अपने आगे चैप्टर में प्रोसीड करेंगे, उससे पहले आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हाँ तो बच्चों हम लोग अपना क्या कवर कर रहे थे, द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के बारे में हमने अच्छे से कवर किया। एंड लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग प्लूरल बोलते हैं, उस मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों ने अच्छे से कवर किया। एंड नेक्स्ट अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्या, स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन। ठीक है, रिस्पायरेशन का स्टेप क्या है, श्वसन की क्रिया क्या है, श्वसन का स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस कैसे होती है आपके शरीर के अंदर। ठीक है ना, तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर श्वसन हम लोगों के लिए जरूरी क्यों है ना, इसका इम्पोर्टेंस क्यों है हम लोगों के लिए। जो हम लोग रिस्पायरेशन कर रहे हैं, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों है ह्यूमन बॉडी को। तो जो आपका श्वसन की क्रिया होती है, कहते हैं ना कि अभी आप 2 मिनट के लिए सांस बंद कर दो, सांस लो ना, ठीक है, अपने नाक को बंद कर दो, सांस को लो ही ना, तो क्या होता है कि आदमी की डेथ हो जाती है। आई मीन आप मतलब कुछ टाइम के लिए अगर आप सांस लेना बंद कर दो तो आपकी डेथ हो जाती है। तो क्यों हो जाती है, ऐसा क्यों होता है कि आखिर जरूरी क्यों है श्वसन। तो हमने आपको बताया था बेटा कि जो श्वसन की क्रिया होती है, जो आपका रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, रिस्पायरेशन की प्रोसेस के थ्रू ही आपके सेल्स जो हैं एटीपी को बना पाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको रिस्पायरेशन से ही ऑक्सीजन मिलती है। और आपके सेल्स को, आपके टिश्यूज को या आपकी बॉडी को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, उनको अपनी किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो इस एनर्जी को एटीपी के रूप में लेते हैं। तो उनको ये एटीपी जो है मिलता कैसे है, आपके सेल के अंदर जो एटीपी बन रही है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, समझते हैं शॉर्ट में। ये हम लोगों का जो है सेल है, ये प्रोसेस आप लोगों को बार बार बताते हैं। हम लोगों के सेल को एटीपी, ये हम लोगों का क्या है, सेल है बेसिकली। ओके, हम लोगों के सेल्स को जिंदा रहने के लिए या हम लोगों को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी जो है वो हम लोग को एटीपी से मिलती है, एटीपी के फॉर्म में हम लोग लेते हैं। तो ये एटीपी आता कहाँ से है, तो आपको पता है एटीपी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को आपस में रिएक्शन करवाने के बाद आपको एटीपी मिलती है, एंड CO2 आपको एक फाइंड आउट हार्मफुल प्रोडक्ट भी फाइंड आउट होता है। ठीक है ना, तो ग्लूकोज तो आ रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम से, ओके, एंड ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, इसी आपके रिस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू। तो यही हम समझाना चाह रहे थे बच्चा कि जो रिस्पायरेशन प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स के लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेल्स को हमारे एटीपी चाहिए, और एटीपी जो है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है। ऑक्सीजन को अंदर ले जाने के लिए रिस्पायरेटरी सिस्टम्स की जरूरत पड़ी, इसीलिए रिस्पायरेशन प्रोसेस की जरूरत होती है ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये आपका रिस्पायरेशन सिस्टम के थ्रू आ गया, आरईएस रिस्पायरेशन सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन आ गया। अब दोनों में आपस में रिएक्शन हो जाता है, कैटाबॉलिज प्रोसेस होती है। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कि जो आपका रिस्पायरेशन है इट इज ए कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। कैटाबॉलिज्म प्रोसेस का मतलब चीजों को जोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसे कैटाबॉलिज्म प्रोसेस बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आप ग्लूकोज और ऑक्सीजन को जोड़ ही तो रहे हो, तो ग्लूकोज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से आ गया सेल के अंदर, एंड आपका जो है ऑक्सीजन वो आपका किससे आ गया, रिस्पायरेशन सिस्टम से आ गया आपके सेल के अंदर। और इनको ग्लूकोज को और आपके ये क्या कहते हैं ऑक्सीजन को ला कौन रहे हैं, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स भी क्या होती हैं, इस पे भी हमने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड हो गए, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस हो गया, एंड एटीपी बन गया। एटीपी ही तो आपके सेल्स को चाहिए था एनर्जी के लिए, और जैसे ही एटीपी मिल जाती है आपके सेल्स हैप्पी हो जाते हैं, उनको एनर्जी मिल जाती है, वो अपना वर्क करने लगते हैं। ठीक है,
एंड इस प्रोसेस में एक आपको CO2 भी हार्मफुल प्रोडक्ट मिलता है जो कि रिस्पायरेशन सिस्टम के थ्रू आपका बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब मिला जुला के ये बात है बच्चों कि आपका रिस्पायरेशन प्रोसेस इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके सेल्स को एनर्जी के लिए ATP चाहिए एंड ATP आपका बनता ही है ग्लूकोज और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। तो ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से अंदर ले आने वाले आपके लंग्स के पास वो कौन होते हैं? रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स जो है रिस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू ही ऑक्सीजन को अंदर ले आते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर रिस्पायरेशन की हम लोग की इम्पोर्टेंस क्यों है भाई, श्वसन क्यों हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो श्वसन हम लोग को जिंदा रहने के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी आप 2 मिनट सांस ना लो, देखो कितनी प्रॉब्लम होती है। आफ्टर सम टाइम्स अगर आप सांस ना लो तो आपकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए रिस्पायरेशन प्रोसेस क्या होती है? इम्पॉर्टेंट होती है। अब ये जो आपकी रिस्पायरेशन प्रोसेस है बेटा ये 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। अब इम्पॉर्टेंट टर्म आप बहुत अच्छे से ध्यान दे के बहुत ही अच्छे से क्या कहते हैं हमारे क्लास को अटेंड करो। ओके देखो जो आपकी रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन की प्रोसेस की बात करें बेटा तो ये 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। आपके इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को अंदर ले जाने तक, लंग्स मतलब इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लंग्स तक ले जाने तक एंड लंग्स से ATP बनाकर आपके सेल्स तक उस ATP को ट्रांसफर करने तक की जो प्रोसेस है, इतनी सारे मतलब आपके यहाँ से लेके यहाँ तक की जो प्रोसेस है उसको मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। वो कौन कौन सा पार्ट है बेटा? सबसे पहले स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन जो है वो आपका ब्रीदिंग है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है, इंटरनल रिस्पायरेशन है एंड सेलुलर रिस्पायरेशन है। तो स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन मेनली 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन एंड सेलुलर रिस्पायरेशन। ओके अब देखो ये ब्रीदिंग क्या है? श्वसन। ब्रीदिंग क्या है? इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को अंदर ले जाना। अब हम लोग रिस्पायरेशन का स्टेप बाय स्टेप अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, ध्यान देना सारे बच्चे। क्या है आपका सबसे पहला स्टेप है क्या? ब्रीदिंग। सबसे पहले स्टेप क्या है आपका रिस्पायरेशन का? ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि आप इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को अंदर लेते हो एंड जैसे ही ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाता है, लंग्स से वो क्या करते हैं आपके सेल्स उसको गेन करके ATP बना के CO2 भी बना देते हैं जो कि फिर आपके रिस्पायरेशन सिस्टम के थ्रू जो है इन्वायरमेंट में बाहर चले जाते हैं। कहने का मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना इन्वायरमेंट से एंड कार्बन डाइऑक्साइड को अपने लंग्स से इन्वायरमेंट में बाहर निकालना, ये जो प्रोसेस होती है उसी को ही बोलते हैं बेटा ब्रीदिंग। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रीदिंग। देखें क्लियर आ रहा है सब कुछ? ओके तो ये तो पहली प्रोसेस थी। ब्रीदिंग जो है पहली प्रोसेस थी। पहली प्रोसेस में हमने क्या देखा? कुछ नहीं, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को अंदर ले आना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में बाहर छोड़ देना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग। सांस लेना है, सांस छोड़ना, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में 2 प्रोसेस होती है, इनहलेशन एंड एक्सहलेशन। ओके ब्रीदिंग में बेसिकली 2 ही तो प्रोसेस हो रही है। एक तो सांस ले रहे हो तो उसे हम लोग कहेंगे इनहलेशन, एक्सेप्ट ऑफ O2 एक्सेप्ट ऑफ O2 फ्रॉम इन्वायरमेंट, एक्सेप्ट ऑफ O2 फ्रॉम इन्वायरमेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहलेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इनहलेशन। एंड एक्सहलेशन, एक्सा का मतलब ही होता है बाहर, आउट। तो एक्सहलेशन का मतलब क्या होता है कि रिमूव ऑफ O2 इन इन्वायरमेंट, रिमूव ऑफ O2 नहीं CO2, रिमूव ऑफ CO2 इन इन्वायरमेंट। मतलब जो रिमूवल प्रोसेस है CO2 का इन्वायरमेंट में उसे बोलते हैं क्या? एक्सहलेशन। ओके तो हमने पहला स्टेप देख लिया ब्रीदिंग, हमने पहला स्टेप देख लिया कि ब्रीदिंग क्या है आपका। स्पेशली अगर ब्रीदिंग की बात करें तो यहाँ पे देखो बेटा हमने लिखा भी हुआ है आपको कि एब्जॉर्ब ऑफ O2 रिच एयर, O2 रिच एयर को एब्जॉर्ब करना, इनहलेशन जिसे हम लोग इनहलेशन कहते हैं, फ्रॉम इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के द्वारा। ओके एब्जॉर्ब ऑफ O2 रिच एयर, O2 रिच एयर को हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहलेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के द्वारा
and remove of CO2 rich air in environment. This process is called breathing. इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग में आपका मेनली दो प्रोसेस इन्वॉल्व है. एक तो है इनहेलेशन एंड एक है आपका क्या? एक्सहेलेशन. इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब अंदर होता है ना, तो इनहेलेशन क्या होगा आपका? एक्सेप्ट ऑफ O2. ओके. एंड एक्सहेलेशन क्या होगा? रिमूव ऑफ CO2. तो ये दोनों प्रोसेस आपका इन्वॉल्व है किसमें? ब्रीदिंग में. यहाँ पे देखो हमने लिखा हुआ है. ओके. अब नेक्स्ट आता है बेटा आपका एक्सटर्नल रिस्पायरेशन. अब एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या है इसको समझो. क्या लिखा हुआ है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वुलाई एंड पल्मोनरी ब्लड वेसल्स. इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए हमने आपको बताया था कि हमारा हर एक लेक्चर अच्छे से अटेंड करो. पल्मोनरी ब्लड वेसल्स यहाँ पे टर्म यूज हुआ. पल्मोनरी ब्लड वेसल्स क्या है? ऐसी ब्लड वेसल्स जो कि लंग्स से आ रही है. ओके. तो जो लंग्स से रिलेटेड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पल्मोनरी. तो लंग्स का बेसिकली स्टडी ही हम लोग क्या बोलते हैं? पल्मोनोलॉजी बोला था ना. तो पल्मोनरी ब्लड वेसल्स लंग्स की ब्लड वेसल्स से रिलेटेड है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया? पल्मोनरी ब्लड वेसल्स. तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज आपकी एल्वुलाई एंड पल्मोनरी ब्लड वेसल्स के बीच में हो रही है उसी को ही बोलते हैं क्या? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन. चलो यहाँ पे हम लोग फिगर से समझते हैं. आपका क्या है? आपका अगर हम लोग रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है ना. नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होते हुए आपका पूरा जो कंडक्टिंग पार्ट है नॉस्ट्रिल्स के बाद क्या है आपका? फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया का फिर उसके बाद उसका डिवीजन हो जाता है ब्रोंकियाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोस एंड देन आपका आता है एल्वुलाई. तो कहने का मतलब आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम्स का कंडक्टिंग पार्ट प्लस एक्सचेंजिंग पार्ट है वहां मतलब दोनों का जो कंबाइंड पार्ट है वहां से लेकर कहाँ तक मतलब मिला जुला के लास्ट में आपका ऑक्सीजन कहाँ पे स्टोर होता है? एक्सचेंजिंग पार्ट में जो प्रेजेंट आपका ऑर्गन्स है जिसे हम लोग एल्वुलाई बोलते हैं. तो ये एल्वुलाई है, ये आपका लंग्स है. लंग्स में एल्वुलाई में आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है. अब ये आपका जो कि लंग्स है इसके पास भी बहुत सारी ब्लड वेसल्स होंगी. ब्लड वेसल्स आपके पूरे शरीर में फैली हुई है. क्यों फैली हुई है? क्योंकि आपके पूरे शरीर के जितने भी भाग हैं सबको न्यूट्रिशन चाहिए ना, तो सबको न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करते हैं आपके ब्लड वेसल्स. तो ब्लड वेसल्स जो कि आपकी लंग्स वाली ब्लड वेसल्स है, एल्वुलाई की मेम्ब्रेन जो है जहाँ पे ऑक्सीजन स्टोर है, इसने क्या किया? आपके जो पल्मोनरी ब्लड वेसल्स है, पीबी हमने इसीलिए लिखा हुआ है, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स के पास ट्रांसफर कर दिया. ठीक है ना. अब ये जो ट्रांसफर की प्रोसेस है, ये जो एक्सचेंजिंग की प्रोसेस है, यही दोनों प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? एल्वुलाई में ऑक्सीजन है, एल्वुलाई की ऑक्सीजन जो है वो आपके पल्मोनरी ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन. ठीक है. इसके हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन. तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में हम लोग ने क्या देखा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वुलाई एंड पल्मोनरी ब्लड वेसल्स, और कुछ नहीं है. ठीक है. तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में क्या है? हमने देखा कि इसमें जो ऑक्सीजन का या गैसेस का जो ट्रांसफर हो रहा है या एक्सचेंज जो हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? एल्वुलाई एंड पल्मोनरी ब्लड वेसल्स. पल्मोनरी ब्लड वेसल्स क्या है? आपके जो लंग्स के पास जो ब्लड वेसल्स पड़ी हुई है. ठीक है. तो यहाँ तक का जो है वो एक्सचेंज एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है. ओके. एंड अब देखो क्या होता है. अब आपकी जो ऑक्सीजन है वो पल्मोनरी ब्लड वेसल्स में आ गई. अब पल्मोनरी ब्लड वेसल्स उसको कैरी करके ले जाएगा कहाँ? हार्ट के पास, क्योंकि उसको तो सारे ऑर्गन्स के पास देना है ना ऑक्सीजन. और आपको हमने बताया ना सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली दो कंपोनेंट ही होते हैं, एक तो आपका होता है ब्लड वेसल्स और एक होता है हार्ट. तो अब आपके लंग्स के ब्लड वेसल्स के पास ऑक्सीजन आ गया है एल्वुलाई से, तो उसने क्या किया? उस ऑक्सीजन को सबसे पहले हार्ट में ले जाएगा, क्योंकि हार्ट से ही तो पंप किया जाता है आपके शरीर के एंड अदर ऑर्गन्स के पास जाने के लिए जो भी चीजें होती हैं. तो हार्ट जो है पंप करेगा. तो सबसे पहले आपकी ऑक्सीजन जो है वो कहाँ? हार्ट के किस चैम्बर में? लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में. ठीक. देखो ऑक्सीजन एल्वुलाई में आई, एल्वुलाई से आपके क्या हुआ? ये इसमें पल्मोनरी ब्लड वेसल्स में आई. यहाँ तक का प्रोसेस आपकी एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हो गई.
ठीक है ना। एंड देन अब ये ब्लड वेसल्स जो है ऑक्सीजन को ले जाएंगी हार्ट के पास, वो भी हार्ट के किस चैम्बर में ले जाती हैं, लेफ्ट एट्रिया में। तो लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहता है। इसको ध्यान रखना कि हार्ट के किस चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसीलिए बोला जाता है कि हार्ट के किस पार्ट में प्योर ब्लड रहता है, तो आप क्या बोलोगे कि लेफ्ट वाले पार्ट में, जो उसका लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है उसी में प्योर ब्लड रहता है। और प्योर ब्लड दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो क्या हुआ, यहाँ से ब्लड आया हमारे हार्ट में, हार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट है लेफ्ट एट्रियस ने पुश किया, चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। O2 देखो हमने इसीलिए लिखा हुआ है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके यहाँ से बहुत सारी ब्लड वेसल्स पड़ी हुई है। अब यहाँ से ये जो आपके ब्लड वेसल्स है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोटा, ठीक है ना, आर्टरी, ये आपकी आर्टरी है बेसिकली, आर्टरी, ARTERY, आर्टरी ब्लड वेसल, ठीक है, आर्टरी ब्लड वेसल। तो अब ये आपके आर्टरी ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन आ गया, हार्ट का जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसमें ऑक्सीजन आया कहाँ से, एल्वुलाई ने ट्रांसफर किया था आपके किसके, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स के। तो पल्मोनरी ब्लड वेसल्स ने, कहने का मतलब लंग्स से आने वाली ब्लड वेसल्स ने ऑक्सीजन वाली ब्लड को आपके लेफ्ट एट्रिया में ट्रांसफर किया, लेफ्ट एट्रिया से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वेसल्स के थ्रू, और ये जो आपकी ब्लड वेसल्स निकल रही है लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसे बोलते हैं क्या, आर्टरी, आर्टरी ब्लड वेसल्स। एंड आर्टरी का जो बड़ा वाला भाग है उसे बोल देंगे क्या, एरोटा। एंड ये एरोटा जो है, अब एरोटा जब सेल्स एंड टिश्यूज के पास पहुंचती हैं, जिस सेल्स एंड टिश्यूज को ऑक्सीजन देना है उसके पास जब पहुंची, तो ये एरोटा जो है छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब में डिवाइड हो जाती हैं। इस ट्यूब को बोलते हैं कैपिलरी, ठीक है। तो इसीलिए बताया गया था कि जो ब्लड वेसल्स होती है मेनली 3 ही होती हैं आपकी, क्या क्या, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। तो आर्टरी जो है वो क्या की, ब्लड को लेके आई, अब उसको सेल्स एंड टिश्यूज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना है, ठीक है। और क्यों देना है, क्योंकि सेल्स एंड टिश्यूज को भैया ATP बनाना है, उसको एनर्जी चाहिए सारे लोगों को। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो एरोटा है वो सब डिवीजन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिलरी। कैपिलरी ने अब क्या किया, ऑक्सीजन इन सारे सेल्स एंड टिश्यूज को दे दिया कि लो भाई अब तुम भी ऑक्सीजन ले लो, हमको हार्ट से ऑक्सीजन मिल चुका है, ठीक। तो अब यहाँ पे जैसे ही इसने सेल्स एंड टिश्यूज को ऑक्सीजन दिया, तो सेल्स बड़े एक्टिव होते हैं, जैसे ही वो ऑक्सीजन को पा गए फटाफट अपना काम करके ATP बना लिए, ठीक है ना। ATP जैसे ही बना लिए वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गया। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो ये क्या करता है, वेन्स में ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये देखो बेटा, ये आपका वेन्स का पार्ट शुरू हो गया, ठीक। अब वेन्स में क्या हुआ कि CO2 जो है आपका वेन्स में, कहने का मतलब जैसे ही सेल्स ने O2 पाया कैपिलरी से, क्या किया, अपना ATP बना लिया एंड CO2 भी बना दिया। अब CO2 को उसने क्या किया, वेन्स वाली कैपिलरी में दे दिया कि ले जाओ, ये हमारे काम का नहीं है। तो अब ये ब्लड वेसल्स जो है, जो कि वेन्स CO2 को ले जा रही है, तो ये क्या होगा, CO2 रिच ब्लड वेसल्स हो गई ना, CO2 रिच ब्लड वेसल्स। तो वेन्स में हमेशा जो होती है CO2 रिच ब्लड वेसल्स ही होती है, मतलब CO2 रिच ब्लड होता है, ध्यान देना। वेन्स, वी से वापस, अब ये हार्ट के पास वापस ले जाएगी। वापस क्यों ले जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसका क्या है, CO2 रिच ब्लड मिल गया है। आप भी सपोज दुकान से कोई चीज लेते हो, तो कोई चीज अगर खराब निकल जाती है तो उसको वापस कर देते हो ना, कि भाई ये तुमने हमें सामान दिया था, ये सामान खराब है, हमें नहीं लेना, इसको तुम वापस करो। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी है कि सेल्स एंड टिश्यूज के पास उसने जैसे ही O2 पाया, ATP बना लिया एंड CO2, उसने सोचा अरे भाई CO2 तो हमारे काम का नहीं है, तो उसने वेन्स में ट्रांसफर कर दिया। अब वेन्स में क्या है, CO2 रिच ब्लड जो है वो ऐसे कैरी होने लगा और जाके आपके राइट एट्रिया में गया, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में, एंड देन राइट वेंट्रिकल से आपके किस में चले जाएंगे, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स। पल्मोनरी ब्लड वेसल्स के बाद वो जाएंगे आपकी एल्वुलाई में, एंड एल्वुलाई के बाद वो आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम्स के थ्रू एनवायरमेंट में बाहर निकाल दी जाती हैं। तो इतनी सारी प्रोसेस जो है वो कहलाता है इंटरनल रिस्पायरेशन। ओके, तो इंटरनल रिस्पायरेशन में बच्चों बेसिकली क्या होता है कि इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती हैं वो किसके बीच में होती हैं, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स टू अदर सेल्स एंड टिश्यूज। पल्मोनरी ब्लड वेसल्स के थ्रू अदर सेल्स एंड टिश्यूज, ठीक है, ये आपकी अदर सेल्स एंड टिश्यूज के पास जो है ट्रांसफर होती हैं गैसेज।
तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो इंटरनल रिस्पायरेशन है, इंटरनल रिस्पायरेशन की हम लोग बात करें तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही हैं वो किसके किसके बीच में हो रही है, आपके ब्लड वेसल्स एंड सेल्स एंड टिश्यूज के बीच में हो रही है। सेल्स एंड, ये तो आपके सेल्स एंड टिश्यूज ही तो है, देखो सेल्स एंड टिश्यूज हमने लिखा ना, तो सेल्स एंड टिश्यूज के बीच में ये सारी जो प्रोसेस है, ये इतनी प्रोसेस जो है आपकी, जो कि हमने डायग्राम में बनाया हुआ है, ये है बेटा आपका इंटरनल रिस्पायरेशन। आई होप इंटरनल रिस्पायरेशन आपको समझ में आ गया होगा। क्या है कुछ नहीं, इंटरनल रिस्पायरेशन में उसने लंग्स से क्या किया, ऑक्सीजन लिया, लंग्स में एल्वुलाई था, एल्वुलाई से ऑक्सीजन लिया। अब लंग्स के पास भी बहुत सारी ब्लड वेसल्स है जिसको हम लोग पल्मोनरी ब्लड वेसल्स कह देते हैं। ये ब्लड वेसल्स आ गई हमारे हार्ट में, हार्ट के किस चेंबर में आती है, लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया ने पुश किया किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका एरोटा, एरोटा से आर्टरी, आर्टरी से फिर वो कैपलरी, कैपलरी ने उसको क्या किया, सेल्स एंड टिश्यूज को दे दिया, सेल्स एंड टिश्यूज ने कार्बन डाइऑक्साइड बना के फिर से उसको दे दिया, वो वेन्स के थ्रू एंड वेना कावा के थ्रू फिर से आपके राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल पार्ट ऑफ द हार्ट में आ जाते हैं, फिर यहाँ से रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो इतनी जो प्रोसेस है बेटा वो आपकी आती है इंटरनल रिस्पायरेशन में। ओके, एंड देन आपका आता है सेलुलर रिस्पायरेशन। तो सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है, वही जो हमने अभी यहाँ पे रिएक्शन समझाया था आपको कि किसी भी सेल्स को एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए उनको एटीपी चाहिए, एंड एटीपी उनको मिलता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। तो ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं क्या, सेलुलर रिस्पायरेशन। देखो हमने यहाँ लिखा हुआ है, use of O2 and glucose by cell for the formation of ATP to get energy and remove of CO2. So this entire process is called cellular respiration. तो यही प्रोसेस है आपकी सेलुलर रिस्पायरेशन। तो सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है, बेसिकली आपकी सेल्स को एनर्जी के लिए एटीपी चाहिए एंड एटीपी बनाने के लिए उनको ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए। तो जो ऑक्सीजन उनको मिल रहा है इन्वायरमेंट एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सेलुलर रिस्पायरेशन। ओके, आई होप आज का क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखा, क्या, द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स एंड द स्टेप ऑफ द रिस्पायरेशन प्रोसेस। ओके, तो सारे बच्चे इसका नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट लो, एंड आगे हम लोग अनदर टॉपिक स्टार्ट करेंगे और क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखेंगे अच्छे से। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।